अच्छा देखें बेटा, हमने कल बात की थी कि अगर हम एसी सर्किट्स के थ्रू पावर की बात करें तो हमने इससे प्रीवियसली जितने भी आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं उनमें हमने सिंगल वन कंपोनेंट को अटैच किया था। और हमने ये देखा था कि रजिस्टर के अक्रॉस अगर हम पावर को, एवरेज पावर को कैलकुलेट करें एसी सर्किट्स के अक्रॉस, तो हमारे पास उसकी कुछ सर्टन वैल्यूज आ रही थी। लेकिन हमने कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस जो कल बात की थी, तो हमने ये देखा था कि इंडक्टर और कैपेसिटर को जब हम एसी सोर्सेज के थ्रू अटैच करते हैं एसी सर्किट्स में, तो वहाँ पे हमारे पास एवरेज पावर जो है वो ज़ीरो कैलकुलेट होती है। अब आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्या करना है, एक एलसीआर सर्किट कंसीडर करना है। मींस के रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों को एक सिंगल वन सर्किट में अटैच करना है। तो जब हम इन कंपोनेंट्स को सिंगल वन सर्किट में अटैच करते हैं तो हमारे पास सर्किट का बिहेवियर भी चेंज होता है। जैसे आप लोगों के सामने ये एक सर्किट है, इसमें हमने एक एसी सोर्स को अटैच किया हुआ है जिसमें करंट जो है वो कुछ इस तरह से राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सबसे पहले करंट पास आउट होगा रजिस्टर में से, फिर कैपेसिटर में से और फिर इंडक्टर में से। और हम ये भी जानते हैं कि जब हमारे पास एसी सोर्स अप्लाई किया जाएगा रजिस्टर के अक्रॉस, तो हमारे पास रजिस्टर में करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं। कैपेसिटर के केस में करंट लीड कर रहा होता है, वोल्टेज लैग कर रहा होता है, और इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड कर रहा होता है और करंट लैग कर रहा होता है। फिर इसी चीज को हमने कुछ इस तरह से भी देखा था कि हमारे पास अगर रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का हम क्या करें, एक ग्राफ बनाना चाहें, तो हमने यहाँ पे इन तीनों का एक जनरल सा ग्राफ ड्रा किया था जिसमें से हमने एक जो है वो रजिस्टर और वोल्टेज के क्रॉस वोल्टेज और करंट को शो किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि करंट और वोल्टेज करते हैं। फिर हमने कैपेसिटर के लिए ये जो ब्लू लाइन है ये आप लोगों के पास शो की जा रही है करंट के लिए। अब यहाँ पे देखें वोल्टेज और करंट रजिस्टर के लिए इन फेज है, जहाँ पे वोल्टेज और वोल्टेज की पीक है वहीं पे करंट की पीक है, जहाँ पे वोल्टेज की लोअर पीक है वहीं पे करंट की लोअर पीक है। लेकिन अगर हम वोल्टेज ऑफ अक्रॉस कैपेसिटर की बात करें तो देखें करंट और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इन फेज नहीं है। करंट पहले स्टार्ट हो रहा है और जहां पे करंट मैक्सिमम है वहां से वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है कैपेसिटर का। इट मींस के कैपेसिटर के केस में करंट लीड कर रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें इंडक्टर के केस में, तो इंडक्टर के केस में ये वाली कर्व जो है ये शो कर रही है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। अब करंट जो है वो इस पॉइंट हो रहा है जबकि वोल्टेज इंडक्टर इस पॉइंट हो रहा है। इट मींस के इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो है वो लीडिंग में है। फिर हमने इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बेटा फेजर डायग्राम पे शो करते हुए कुछ इस तरह से बनाया था कि अगर हमारे पास ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है और ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है और ये हमारे पास वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस रजिस्टर है, तो कुछ इस तरह की फेजर डायग्राम डेवलप होगी। यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हो कि अगर हम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करें तो दोनों हमारे पास क्या हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो हम इन पे वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इन पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई करें तो हमारे पास रिमेनिंग वेक्टर कुछ इस तरह का बचता है। और फिर अगर हम वेक्टर एडिशन करना चाहें तो हमारे पास वी आर और इस रिमेनिंग वेक्टर के अक्रॉस जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है दैट इज वी। और फिर हमने इसी चीज को सॉल्व किया था बाय पाइथागोरियन थ्योरम के अक्रॉस हमने ये देखा था कि हमारे पास पाइथागोरियन थ्योरम में वी स्क्वायर एम इक्वल आता है वी आर स्क्वायर एम प्लस वी सी एम माइनस वी एल एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमने इम्पीडेंस बेटा कैलकुलेट की थी और इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के बाद हमने एंगल भी कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग द फॉर्मूला tan phi।
तो फिर हमारे पास यहाँ से एक रिजल्ट निकला था कि अगर हमारे पास रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर ग्रेटर हो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर के, तो हमारे पास जो फाई होगा दैट विल बी लाई इन द पॉजिटिव रीजन और करंट लीड करेगा वोल्टेज को। जबकि अगर हमारे पास रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या हो, स्मॉलर हो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर से, तो फिर हमारे पास जो फाई है दैट इज लाइंग इन द रीजन ऑफ नेगेटिव और करंट लैग करेगा वोल्टेज को। आज हमने इसी चीज को यूज करते हुए बेटा क्या करना है, पावर इन एलसीआर सर्किट को स्टडी करना है। मींस के हम उसी एवरेज पावर को कैलकुलेट करेंगे एसी सर्किट में, लेकिन अब की दफा क्या होगा, इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों कंपोनेंट्स एक ही सर्किट में यूज किए जा रहे होंगे। कल के लेक्चर में हमने सेपरेटली कैपेसिटर को, इंडक्टर को और रेजिस्टर को सर्किट्स में उनका बिहेवियर चेक किया था। तो आप लोगों को वेल नोन है बेटा कि जब हमारे पास एलसीआर सीरीज सर्किट होगा, ये तीनों कंपोनेंट्स ज्वाइन किए गए होंगे, तो जो वोल्टेज होगा दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी, और जो करंट होगा दैट इज आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मीन्स के हमारे पास ये जो फाइव का फैक्टर है ये इसके अंदर ऐड होगा। ये हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि फाइव हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है रेलिवेंट टू द रिएक्टेंसेस। तो फिर अगर हम एवरेज पावर एलसीआर सर्किट की कैलकुलेट करना चाहें, तो हमें पावर के ही रिलेशन को यूज़ करना पड़ेगा जो कि हम पढ़ चुके हैं, P इक्वल्स टू वी आई, और हमने इस रिलेशन को इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर के सेपरेट सर्किट्स में यूज़ कर लिया है। अगर हम V और I की ये वाली दोनों वैल्यूज़ वी एम साइन ओमेगा टी और आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इस रिलेशन के अंदर सब्सटीट्यूट करें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला डेवलप हो गया, P इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, अब इस इक्वेशन को बेटा सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे फिर से क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और फार्मूलाज को यूज़ करना है। तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। P इक्वल्स टू वी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हम इसमें से इस ओमेगा टी के फैक्टर को a कंसीडर करते हैं और इस ओमेगा टी प्लस फाइव के फैक्टर को b कंसीडर करते हैं। तो फिर हमें पता है बेटा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलाज हैं उनमें से एक फॉर्मूला है 2 साइन a साइन b इक्वल्स टू कॉज a माइनस b माइनस कॉज a प्लस b। तो अगर हम इस A और B के लिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, तो हमारे पास पावर कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगी, वी एम आई एम बाई टू इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव। और याद रखें कि यहाँ पे ये जो पावर हमारे पास कैलकुलेट हुई है दैट इज एन इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि हमें पता है कि सर्किट के अक्रॉस अगर तो रेजिस्टर ज्वाइंट हो तो V और I इन फेज होते हैं, लेकिन अगर सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर को ज्वाइंट कर दिया जाए तो हर पॉइंट पे V और I की वैल्यू जो है वो चेंज होती चली जाती है, जिसकी वजह से हम इस रिलेशन को इंस्टेंटेनियस पावर कंसीडर करते हैं। अब अगर आप लोग बेटा पावर के इस रिलेशन में इस वी एम आई एम बाई टू और कॉस फाइव पे गौर करो, तो ये हमारे पास एज अ कांस्टेंट क्वांटिटीज आ रही हैं, इनकी वैल्यूज हमारे पास चेंज नहीं हो रही। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए इस वाले रिलेशन की एवरेज कैलकुलेट करनी होगी, बाकी का रिलेशन हमारे पास एज इट इज़ होगा। और साथ ही आपको ये भी पता है कि जहाँ पे हमारे पास ओमेगा टी का फैक्टर आता है रेलिवेंट टू द इंडक्टर एंड कैपेसिटर, हमारे पास सर्किट के अंदर जो कर्व डिवेल्प होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव पीक एंड नेगेटिव पीक। और अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव पीक की एवरेज कंसीडर करें तो हमारे पास एवरेज जो है वो ज़ीरो आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव पीक से एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाती है। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे एवरेज पावर को कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव की जो वैल्यू है वो ज़ीरो आएगी पॉजिटिव और नेगेटिव पीक की वजह से। तो फिर हमारे पास जो एवरेज पावर है दैट विल बिकम इक्वल्स टू आई एम वी एम बाई टू इंटू कॉस फाइव। और हम इस चीज़ को आई एम बाई अंडर रूट टू और वी एम बाई अंडर रूट टू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। और फिर हमें ये भी पता है कि आई एम बाई अंडर रूट टू का जो फैक्टर है दैट इज़ आई आर एम एस, एंड वी एम बाई अंडर रूट टू का जो फैक्टर है दैट इज़ वी आर एम एस। इट मीन्स के ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ हैं करंट और वोल्टेजेस की। और आप यहाँ पे
क्लियरली नोट कर सकते हो बेटा कि LCR सर्किट में जो एवरेज पावर है दैट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज, but this is also depends on the cos phi, and this cos phi is known as power factor. It means कि हमारे पास जैसे जैसे certainly एंगल चेंज होता जाएगा वोल्टेज और करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज के दरमियान, वैसे वैसे हमारे पास जो पावर फैक्टर है ये भी अपनी वैल्यू को चेंज करेगा और हमारी एवरेज पावर की वैल्यूज भी अफेक्टेड होंगी। अच्छा, इस चीज को हम यहाँ से भी बेटा नोट डाउन कर सकते हैं। अभी मैंने आपको जो LCR सर्किट के अंदर फेजर डायग्राम दिखाई थी, अगर हम उस पर गौर करें तो हमारे पास जो V और R और I है, करंट और वोल्टेज इन केस ऑफ रेजिस्टर, ये तो इन फेज हुआ करते हैं, आप लोग क्लियरली देख सकते हो। और कैपेसिटर के केस में करंट लीड कर रहा होता है बाय द फेज डिफरेंस ऑफ π/2 और 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास इस वोल्टेज और इस करंट के वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल डेवलप हो रहा है दैट इज परफेक्टली 90 डिग्री। इट मींस वोल्टेज कैपेसिटर के केस में लैग कर रहा है करंट को बाय द फेज डिफरेंस ऑफ π/2। और इसी के वाइस वर्सा अगर चलें तो जो वोल्टेज है इंडक्टर के केस में, ये जो वेक्टर आपको नजर आ रहा है, इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है करंट को बाय द फेज डिफरेंस ऑफ π/2। तो आप यहां से भी क्लियरली देख सकते हो कि करंट और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के दरमियान एग्जैक्टली 90 डिग्री जनरेट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास एक फेजर डायग्राम आ गई इसकी LCR सर्किट की। तो यहाँ से भी अगर हम एवरेज पावर को कैलकुलेट करना चाहें तो हम उसी रिलेशन को यूज कर सकते हैं, IRMS VRMS इंटू cos phi। अगर आप बेटा यहाँ से इस फेजर डायग्राम से cos phi की वैल्यू निकालो तो हमारे पास cos इक्वल हुआ करता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस डेवलप हो रही है दैट इज VR, और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज डेवलप हो रहा है दैट इज द रिजल्टेंट वोल्टेज V। तो हमारे पास VR बाय V इक्वल होगा cos phi के, और हमें पता है कि ओहम्स लॉ से V इक्वल हुआ करता है IR के। तो रेजिस्टर के अक्रॉस हमारे पास रेजिस्टेंस तो R ही होगी और I जो है दैट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ IM। लेकिन डिवीजन में अगर हम रिजल्टेंट वोल्टेज की बात करें तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज भी इक्वल होगी IR के, लेकिन यहाँ पे R सिर्फ रेजिस्टर के लिए नहीं बल्कि तीनों कंपोनेंट्स की कंबाइंड रेजिस्टेंस के लिए होगा, जो कि इंपीडेंस कहलाती है। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज इंपीडेंस। तो दिस V will become equals to IR and R will be replaces by the impedance Z। यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो IM से कैंसिल आउट होगा और cos phi will become equals to R by Z। अच्छा, इसके बाद हमें सिंपली पता है कि ओहम्स लॉ हमें ये बताता है कि V इक्वल है IR के, तो VRMS इक्वल होगा IRMS इंटू R के, और अगर हम रिजल्टेंट वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो R रिप्लेस हो जाएगा बाय द इम्पीडेंस Z। अब हम सिंपली क्या करते हैं बेटा, VRMS की और cos phi की ये वाली दोनों वैल्यूज उठा के इस एवरेज पावर के रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस जगह पे VRMS की और इस जगह पे cos phi की। तो अब अगर हम बेटा इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो IRMS एज इट इज, VRMS की जगह पे वैल्यू राइट की जाएगी IRMS इंटू Z, और cos phi की जगह पे R बाय Z। यहाँ से आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि जो Z है ये Z के फैक्टर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और IRMS मल्टीप्लाई बाय IRMS क्या होगा, IRMS स्क्वायर इंटू R। अब ये जो रिजल्ट हमने यहाँ पे एवरेज पावर का एक और कैलकुलेट किया है, एक तो हमारे पास एवरेज पावर का रिजल्ट ये आ रहा है IRMS इंटू VRMS इंटू cos phi। अब ये जो सेकंड रिजल्ट हमने यहाँ पे गेट किया है IRMS स्क्वायर इंटू R, ये रिजल्ट हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि एवरेज पावर अक्रॉस द LCR circuit merely depend on the root mean square values of current and only on the resistance of the resistor. It is independent of the reactance of the inductor and reactance of the capacitor। उसकी रीजन क्या होती है कि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे के फैक्टर को कैंसल आउट करती हैं। तो सर्किट के अंदर जो सिर्फ रेजिस्टेंस बचती है दैट इज ओनली ड्यू टू द रेजिस्टर R।
और इसी वजह से हमारे पास जो LCR सर्किट्स हैं, हमने इसमें रेजोनेंस का आर्टिकल रीड आउट कर लिया है। रेजोनेंस जनरेट होती है क्योंकि रेजोनेंस के पॉइंट पे हमारे पास एग्जैक्टली रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर विल बिकम कैंसल आउट द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड सर्किट विल बिहेव लाइक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और जब सर्किट के अंदर हमारे पास सिर्फ रेजिस्टेंस रजिस्टर की शो की जाएगी तो मिनिमम रेजिस्टेंस होने की वजह से सर्किट के अंदर रेजोनेंस जनरेट होगा, और जिस फ्रीक्वेंसी पे जनरेट होगा दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और फिर हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस के पॉइंट पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता है दैट इज मैक्सिमम। यहां तक बेटा अगर किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई पॉइंट कंफ्यूज कर रहा हो? नो सर। चलें, इसको बेटा साथ साथ करते चले जाएं। हमारे पास AC सर्किट्स में जो लास्ट पॉइंट कल के लिए बचा है दैट इज एक्सेप्टर एंड रिजेक्टर सर्किट्स, और वो भी बेसिकली हमने इन्हीं टॉपिक्स के अंदर क्लियर कर लिया है। बस वो सेपरेटली हम कल ज़रा डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्टर सर्किट क्या होता है और रिजेक्टर सर्किट क्या होता है। तो ये एक ओके काफ़ी सर। डिटेल्ड टॉपिक है AC सर्किट्स का, इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, रेजोनेंस, LCR। तो इसको आप लोग काइंडली अच्छे तरीके से करें ताकि आने वाले पेपर्स में आपको हेल्पफुल हो। सिविल से पेपर्स का आइडिया है कैसे आने हैं? मींस मतलब MCQs की तरह आने हैं या फिर जैसे हम दे के आते हैं बिल्कुल वैसे ही होंगे? पेपर्स जैसे पहले आप लोगों के होते हैं ऑलमोस्ट वही पैटर्न दोबारा से होगा। पैटर्न यूनिवर्सिटी चेंज नहीं करती बार बार। ओके। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।